वेलकम बैक टू धनंजय आईएएस एकेडमी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडिंग हार्ड। सो टुडे इज 24th ऑफ फरवरी। स्टार्ट करते हैं अभी तक की जितनी भी करंट डेवलपमेंट्स हुए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे उसके एनालिसिस और डिस्कशन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन, एज ऑलवेज स्टैटिक है बट करंट से लिंक्ड है। एफआरपी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड रिगार्डिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हर एक डायमेंशन जाना था विच इज गोइंग टू बी रिलेवेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। क्या होता है एमएसपी, नंबर ऑफ क्रॉप्स कवर्ड इन एमएसपी, रिकमेंडिंग बॉडी कौन होती है, अप्रूवल कौन देता है, एंड द ह्यूज प्रोटेस्ट विच इज गोइंग ऑन रिगार्डिंग दिस, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड, क्यों नहीं दे रही है गवर्नमेंट लीगल गारंटी ऑन एमएसपी। हर एक एंगल डिस्कस कर रखा था। जब हम पढ़ रहे थे तो हमने जाना था कि टोटल 22 नंबर ऑफ क्रॉप्स आर कवर्ड इन एमएसपी प्लस 1, और मैंने बताया था उस टाइम में कि ये जो 1 है ये शुगर केन पे मिलता है, एफआरपी फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस। तो आज है इसी के बारे में, बताइए। बिल्कुल सेम टू सेम एमएसपी जैसे है ना वैसे ही है ये एफआरपी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में गारंटी थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गवर्नमेंट द्वारा फार्मर्स को। सेम एफआरपी पे जो शुगर केन के कल्टीवेटर्स हैं वो शुगर मिल ऑनर्स के पास जाएंगे और जो ऑनर्स हैं वो एक एफआरपी जो गवर्नमेंट के द्वारा सेट की रहेगी उसी पे ही वो शुगर केन खरीद सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट एफआरपी इज अबाउट। सिंपल है। तो यही है एफआरपी। अभी गवर्नमेंट ने नया सेट किया है कि एफआरपी बढ़ा दिया है, 8% से बढ़ा दिया है। फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं होंगे आपके लिए, कंसेप्ट होगा यहाँ पे। तो ये है एफआरपी, बताइए। तो मैं जब बोल रही हूँ कि बिल्कुल एमएसपी जैसा ही है तो ऑब्वियसली जो इसकी रिकमेंडिंग बॉडी है वो एफआरपी की भी है, जो ये अप्रूव करते हैं वो एफआरपी को भी अप्रूव करते हैं। तो क्या सीएसीपी अप्रूविंग बॉडी है एमएसपी की? नहीं यार, हमने तो पढ़ा था कि अप्रूव तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स करती है। कौन उसको चेयर करता है? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे तो सीएफसीपी दे रखा है। सीएफसीपी क्या करते थे? ये तो रिकमेंड करते थे, है ना। तो ये तो नहीं होगा, तो ये गलत है स्टेटमेंट, नहीं बिल्कुल गलत है। चलो ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं कि जूट के लिए भी इसका ऐलान किया गया है, मतलब ये जूट, इसके अंदर जूट भी आता है? नहीं नहीं, सिर्फ शुगर केन आता है, जूट के लिए हम लोग कुछ पढ़ा ही नहीं था। तो पूछ क्या रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, इनकरेक्ट नहीं पूछ रहे हैं। अगर इनकरेक्ट होता तो हम कहते कि यार दोनों ही गलत है, बट यहाँ पे करेक्ट पूछा जा रहा है। पर दोनों ही गलत है तो करेक्ट कौन है? कोई नहीं है, नन ऑफ दी अबव। ना ही एक ना ही दो, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अप्रूव कौन करता है एफआरपी को? अप्रूव करते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। ठीक है। तो ये था कंसेप्ट। क्यों पढ़ा हमने, क्यों जाना एफआरपी के बारे में? तो मैंने बताया सेंटर ने इंक्रीज किया है शुगर केन को। ठीक है, एफआरपी के शुगर केन के एफआरपी को सेंटर ने इंक्रीज किया है, हमने जाना। ये क्या होता है? मिनिमम प्राइस एट विच द रेट ऑफ शुगर केन इज टू बी परचेस्ड बाय शुगर मिल्स फ्रॉम द फार्मर ऑनर्स जो होते हैं शुगर मिल के, वो इससे कम से प्राइस में शुगर केन नहीं खरीद सकते हैं। और ये कौन सेट करता है? अप्रूव होता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीएसीपी। हमने पढ़ा था कि कैसे रिकमेंड करती है, कितने तरीका का मेथड है रिकमेंडेशन का, कॉस्ट एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे मार्केट का क्या चल रहा है अभी, हर एक एंगल को मेजर करती है। तो ये था न्यूज रिगार्डिंग एफआरपी। क्यों था सब जाना। काफी फैक्चुअल, स्टैटिक और करंट भी बहुत न्यूज में है। फ्रंट पेज पे था ये किरू हाइडल प्रोजेक्ट, जाना होगा क्यों है। जो जम्मू एंड कश्मीर के फॉर्मर गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी, उनके ऊपर करप्शन का एलिगेशन है कि ये जब प्रोजेक्ट हो रहा था तो उन्होंने बहती गंगा में अपना हाथ धोया था। दैट इज करप्शन का उन पर एलिगेशन लगा है। ये न्यूज़ में था। तो मैंने हमेशा कहा है कि न्यूज़ में तो बहुत कुछ आते हैं। बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया इट इज गुड टू बी अवेयर अबाउट द थिंग्स विच इज हैपनिंग अराउंड द सराउंडिंग, बट बीइंग एन एस्पिरेंट आपको हैंड पिक करना है, और हैंड पिक करके हमने लाया है कि हमने जाना है कि हम अब जानेंगे कि कीरो हाइडल प्रोजेक्ट क्या है, क्यों इसकी बात चल रही है, कहाँ ये लोकेटेड है, हर चीज जानेंगे। तो बताइए, सीबीआई सर्च कर रही है। ये फॉर्मर गवर्नर रहे हैं सत्यपाल मलिक जी, जम्मू कश्मीर के जब थे तभी ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था। अब इन पे एलिगेशन लग रहा है कि इनके ऊपर भी करप्शन है। ये भी मतलब जो प्रोजेक्ट था उसमें इन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी की है, टेंडर वालों से इन्होंने अपना कमीशन खाया है। हालांकि इनका कहना है, ये भी हॉस्पिटल में इनका कहना है कि यार मैं तो विसल ब्लोअर था, मैंने ही प्राइम मिनिस्टर साहब को बताया था कि हो रहा है ये करप्शन, अब मुझे ही इसमें फंसाया जा रहा है। तो ये सब बातें इतनी ध्यान नहीं रखनी है, हैंड पिक करेंगे अपन, है ना। चलो
तो किरू हाइडल प्रोजेक्ट कौन से रिवर पे है बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। किरू हाइडल प्रोजेक्ट कहाँ है? चेनाब नदी पे बना हुआ है। चेनाब नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है बताइए कमेंट में, जल्दी बताइए। तो ये जो है ये किरथई 2 जो अपस्ट्रीम है और कवार जो डाउनस्ट्रीम है, इसके बीच में लग रहा है, बन रहा है। ये 4000 बहुत पैसे का प्रोजेक्ट है, नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ये जो है ना चेनाब रिवर है उसके कन्वर्जेंस पे बन रहा है, जहां पे सिंगड और बेला रिवर भी रहती है। कहां पे? ठीक है, चलो येट अगेन काफी फैक्चुअल येट इम्पॉर्टेंट और न्यूज में भी था। पद्मजा नायडू जूलॉजिकल नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है बताइए। हाल ही में खबरों में पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में, मतलब हाल ही खबरों में था पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में बताइए। पद्मजा नायडू ये सरोजिनी नायडू जी की बेटी हैं, उन्हीं के नाम पे ये जूलॉजिकल पार्क रखा गया है। न्यूज में था, मैं बताती हूँ न्यूज में क्यों था। यहाँ पे कंजर्वेशन इफर्ट स्टार्ट हुआ था स्नो लिपर्ट का, जो सक्सेसफुल रहा। ठीक है, तो इसको दार्जिलिंग जू भी कहते हैं। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है फ्रॉम वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर जूज एंड एक्वेरियम। सक्सेसफुल कंजर्वेशन किया है इन लोगों ने, किसका? स्नो लिपर्ट का, है ना। तो कहाँ पे हमने पढ़ा? अभी पढ़े, जस्ट पढ़ा है हमने। कहाँ है जल्दी बताइए। वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे है? पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क पश्चिम बंगाल में है। बिल्कुल याद रखना है, कुछ भूलने वाली बात ही नहीं है इसमें। रिवीजन कर लेते हैं, बिल्कुल करेंगे। तमिलनाडु को लेके हमने कुछ पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। वीराथंगल नेशनल पार्क क्यों पढ़ा था हमने? वीराथंगल के बारे में। कहाँ है ये? तमिलनाडु में। क्यों पढ़ा था हमने? कस्क्यूटा डॉडर के बारे में हमने जाना था। कस्क्यूटा डॉडर इन्वेसिव प्लांट है जो वीराथंगल के पेड़ पौधों के ऊपर लटक रही है, उनको सफोकेट कर रही है, चोक कर रही है। अगर कोई पेड़ के ऊपर बहुत सारी लत्ती वगैरह लग जाए तो वो पेड़ सर्वाइव कर पाएगा? बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सारा जो नरिशमेंट है, सारा जो सनलाइट है, वो तो वो क्रीप लेके चले जा रही है, वो जो लत्ती है वो लेके चले जा रही है, तो पेड़ तो ऐसे ही रह जाएगा। तो अभी यही हो रहा है, बहुत फैल रहा है। कहाँ फैल रहा है? वीराथंगल नेशनल पार्क में। कहाँ है? तमिलनाडु में। क्या फैल रहा है? कस्क्यूटा डॉडर है, ये एक इन्वेसिव प्लांट है, नॉर्थ अमेरिका की नेटिव है, पता नहीं यहाँ पे कहाँ से आ गई है। तो ये रहा तमिलनाडु के बारे में। त्रिपुरा के बारे में हमने क्या पढ़ा था? सिपाही लाला नेशनल पार्क। क्यों पढ़ा था? रिलोकेशन हुआ था, उतना याद नहीं रखना है, बट याद रखोगे तो नेशनल पार्क भी याद रखे रहेगा, क्योंकि भरे पड़े हैं। अभी तो साल की शुरुआत हुई है, देखो कितना सारा रहेगा। पढ़ते रहेंगे ऐसे, कहानी भी थोड़ा सा याद रिलेट करके रखेंगे ना, तो कंफ्यूज नहीं होंगे एग्जाम में। बट ठीक है, त्रिपुरा में है सिपाही जाला नेशनल पार्क। चलो, तेलंगाना को भी लेके हमने कुछ पढ़ा था, आई थी खबर में। कंवल नेशनल पार्क को लेके क्या था, क्यों था? स्मगलिंग हो रही थी टीक वुड की, तो 6 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया था। कहानी है साइड। कंवल नेशनल पार्क कहाँ है? तेलंगाना में है। पद्माजी नायडू जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। इसको क्या कहते हैं? दार्जिलिंग पार्क भी कहते हैं। तो पद्माजा नायडू जूलॉजिकल पार्क वेस्ट बंगाल में है। बिल्कुल नहीं घबराना है, रिवीजन करते रहेंगे, बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, स्नो लिपर्ट को भी लेके हमने कुछ पढ़ा था हाल में, बताइए। सेंसस आई थी, पहली बार सेंसस कंडक्ट करवाया गया था स्नो लिपर्ट को लेके। टोटल नंबर ऑफ स्नो लिपर्ट कितने थे? 718। सबसे ज्यादा कहाँ? लद्दाख। फिर सबसे ज्यादा स्नो लिपर्ट की संख्या कितनी किसमें थी? लद्दाख में थी। फिर उत्तराखंड और फिर हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल नहीं डरना है, हर चीज पढ़ेंगे, हर चीज रिवीजन भी करेंगे, और एक क्वेश्चन से 100 आंसर भी जानेंगे, है ना। गगनयान मिशन या न्यूज में था, उसको लेके है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। मतलब हर एग्जाम में, वन डे एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में गगनयान मिशन मान के चलो आएगा आएगा। क्यों न्यूज में था? तो ये जो लॉन्च किए जाएंगे LVM-3 से, ये 3 स्टेज की रॉकेट होगी। पहला जो स्टेज होगा वो होगा सॉलिड, दूसरा लिक्विड और थर्ड क्रायोजेनिक। ठीक है, क्रायोजेनिक जो होता है इनका LVM का थर्ड स्टेज होगा। तो इसी इंजन का सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है और अप्रूव कर दिया गया है। क्या नाम है? SE-20। इसीलिए ये न्यूज में था। तो अब मैंने बता दिया कि न्यूज में क्यों था, है ना। अब आप बताइए क्या है गगनयान से रिलेटेड, जो भी आपको पता है फैक्चुअल चीज है, बहुत काफी इजी है। बताइए क्या इसका आंसर होगा। क्या ये इंडिया का फर्स्ट मैन मेड मिशन है? ये भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है क्या? इससे पहले हमने कोई ऐसा मैन मेड मिशन किया है कंडक्ट? नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है। तो ये तो सही है। ठीक है, चलो, ये एक लॉन्च किया जाएगा इसरो के PSLV से। बताओ, मिशन को इसरो के PSLV के
XL संस्करण द्वारा लॉन्च किया जाएगा, क्या ये सही है? नहीं यार, GSLV से किया जाएगा। LVM-3 नहीं, ये गलत है। चलो, लो अर्थ ऑर्बिट पे है, मिशन को LU पे रखा जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट। इसमें कहा गया है कि जो 2 से 3 इंसान जाएंगे वो 400 किलोमीटर के दूरी पे जाएंगे, वहां पे 2-3 दिन रहेंगे और फिर आ जाएंगे। तो 400 किलोमीटर कहाँ आता है? लो अर्थ ऑर्बिट है, बिल्कुल, ये तो सही है। चलो, तो आपको बताना है इसमें से कि कौन सा करेक्ट है, करेक्ट बताना है, बिल्कुल ऐसे मार्क कर देना, सही कौन सा है ये बताना है आपको। तो 2 तो गलत हो गया, तो ये तो होगा नहीं। सही क्या है? 1 और 3, तो इसका आंसर हो गया 1 और 3। तो फैक्चुअल बातें जानी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। क्यों हमने करंट में पढ़ा, हमने ये भी जान लिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो, पढ़ रखा है फिर भी रिवीजन करेंगे क्योंकि था न्यूज में। मिलन अभ्यास 2024 बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे न्यूज़पेपर को लेके। अगर करंट का नहीं कुछ मिलेगा कि ऐसा कुछ करंट का है तो फैक्चुअल बातें निकालेंगे और उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में कहने को वो 30 to 35 क्वेश्चन करंट बेस्ड होता है, बट मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे से रोज का करंट अफेयर, रोज का न्यूज़पेपर पढ़ो, उसका स्टैटिक पोर्शन भी कवर करो तो 50% तो आराम से क्लियर हो जाना है। हो जाना है, बात मानो मेरी। आपको लग रहा है कि ऐसी बोल रही हूँ, नहीं ऐसे नहीं बोल रही। चलो, मिलन एक्सरसाइज का थीम क्या था बताओ? सब कुछ ना कुछ के थीम में रिवीजन कर लेंगे बहुत आराम से। 21 फरवरी को हमने क्या पढ़ा था? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को, तो थीम कौन सा होगा? मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। कब था? 21 फरवरी को मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन कब था? मदर है, किस करेंगी? 21 फरवरी को, है ना। चलो, चतुरंग कल ही पढ़ाया था, रायसीना डायलॉग के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था हमने, उसका थीम था चतुरंग। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉपरेट एंड क्रिएट किसका थीम था? रायसीना डायलॉग का। क्या जाना था हमने? ग्रीक के पीएम जो हैं वो हमारे यहाँ आए हुए एज ए चीफ गेस्ट, दिल्ली में होता है रायसीना हिल पे। क्यों हमने पढ़ा था? क्योंकि उन्होंने कहा था कि प्रोसीड करो ना IMEC को लेके, और IMC के बारे में भी पढ़ा था कि क्या होता है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, हर एक चीज जाना था। सिग्निफिकेंसेस क्या है, चैलेंजेस एसोसिएटेड क्या है, क्या हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो हर चीज पढ़ा था। क्यों पढ़ा था? क्योंकि रायसीना डायलॉग हुआ है, वहाँ पे ग्रीक के पीएम ने कहा है प्रोसीड कीजिए, और थीम क्या था? चतुरंग। बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए, बोर नहीं होना है कि यार ये तो बार बार रिपीट ही करती रहती है। नहीं नहीं, सिर्फ रिवीजन के लिए और कुछ नहीं। 20-25 मिनट का वीडियो आता है, 2x की स्पीड पे ही देखोगे, नहीं भी देखोगे। लोगों का कहना है कि मैं बहुत फास्ट रहती हूँ, तो नॉर्मल स्पीड पे ही देखोगे, तो बार बार सुनने से ना बैठ जाता है दिमाग में। ग्लोबल कोalition फॉर सोशल जस्टिस ब्रिजिंग गैप बिल्डिंग अलायंस किसका था? पढ़ रखा है। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब था? 20 फरवरी को था। चलो, तो क्या बच गया? ये कैमरारी, कोहेशन, कोलैबोरेशन, ये थीम था किसका? मिलान एक्सरसाइज का। बिल्कुल नहीं डरना है, आराम से याद कर लेंगे, भले हम प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाएंगे बट जरूर याद करेंगे। चलो, तो 12वां संस्करण हो रहा है मिलन एक्सरसाइज का, विशाखापट्टनम में। इंपॉर्टेंट होगा लोकेशन जानना। थीम क्या था? कैमराडरी, कोहेशन, कोलैबोरेशन। ये है हमारे राजनाथ सिंह जी। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो यहाँ पे भी बंदूक तान देंगे। किस कंट्री का पॉवर्टी का जो लेवल है वो 57% हो गया है उनके पॉपुलेशन का, मतलब आधी से ज्यादा आबादी पॉवर्टी ग्रसित है। एक अध्ययन के अनुसार किस देश की गरीबी का स्तर 57% आबादी से प्रभावित करता है? बताइए किसका हो सकता है? जापान का हो सकता है। हमने पढ़ा था रिसेशन में जा रहा है, हर एक एंगल डील किया था कि रिसेशन क्या होता है, क्यों जापान जो एक पहले तीसरी दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी में थी वो 4th पे आ गई है। तो हो सकता है यार, 4th तो है ना लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो फिर पॉवर्टी में कहाँ से आ जाएगी? सिर्फ रिसेशन हुआ है, पॉवर्टी में नहीं गई है, जापान नहीं होगा। चलो, क्या पढ़ा था हमने उस टाइम में? सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन है वर्ल्ड की? US, फिर चाइना, अब जापान को पीछे छोड़ के आगे कौन बढ़ गई? जर्मनी, फिर क्या? जापान, और 5वें में हम हैं इंडिया वाले। बट खुश नहीं होना, क्योंकि हमारी इकोनॉमी भले 5वीं है बट पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है। इन सब का डबल डिजिट में था, हमारा सिंगल डिजिट में था। तो खुश नहीं होना है, मेहनत करना है और आगे पहुंचाना है। मोदी जी का है ना जो टारगेट, अचीव करने में हेल्प करना है। तो जापान तो नहीं होगा, चलो हटाओ।
फालतू की बेइज्जती हो जाती है। नेपाल को लेकर हमने कल क्या पढ़ा था? शांति प्रिया वाली एक्सरसाइज हुई थी? नहीं यार, प्रयास 4 नेपाल में हुआ था। काबो वर्डे नाम सुना है कभी? जो क्लास कर रहे हैं रेगुलर उन्होंने सुना होगा, जो नए हैं उनको तो ये काला अक्षर भैंस बराबर है। नहीं यार, काला अक्षर भैंस बराबर नहीं है, अफ्रीकन कंट्री है। यहाँ है मॉरिशियाना, यहाँ है सेनेगल, ये है 10 आइलैंड कंट्री। क्या है? काबो वर्डे। क्यों पढ़ा था हमने? यहाँ पे बहुत मच्छर हो गया? नहीं नहीं, मलेरिया यहाँ पे नहीं है। किसने कहा है? WHO ने सर्टिफिकेशन दिया है कि काबो वर्डे इज मलेरिया मुक्त। तो कौन है बच्चा? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है वहाँ की जो आबादी है 57% वहाँ की आबादी पॉवर्टी से ग्रसित है। ठीक है, क्यों हुआ है ऐसा? बहुत सारे स्टडीज आए, सबसे बड़ा रीजन पाया गया जो वहाँ की गवर्नमेंट की वेलफेयर पॉलिसीज है, इसके चलते कहीं ना कहीं अभी ये हालत है। कहा जा रहा है कि वहाँ का जो इन्फ्लेशन है वो 200% तक बढ़ चुका है। 200%। हमने जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा था तो हमने जाना था कि जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है उनका टारगेट होता है कि 4+2- मतलब इतना हमें इन्फ्लेशन रखना है कंट्रोल में, और कहाँ ये 200%। सोचो कितना महंगा होगा सामान का दाम, है ना? कहाँ हो रहा है? अर्जेंटीना में हो रहा है। ठीक है, अर्जेंटीना को लेके हमने और कुछ पढ़ा था। लिथियम ब्लॉक लिया है कहाँ से? अर्जेंटीना से। हमने जाना था ABC के बारे में। अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, ये लिथियम ट्रायंगल कंस्टिट्यूट करता है। बिल्कुल पढ़ा था। तो चलो, जो जो पढ़ा था अमेरिका, ये साउथ अमेरिका को लेके कवर तो कर लिया हमने। एक और चीज़ पढ़ा था पनामा कैनाल के बारे में। सूख रही है, क्यों सूख रही है? क्लाइमेट चेंज इज रियल। कोई भी कंटेनर शिप यहाँ से ऐसे मान लो, अगर एशिया से, हमारी इंडिया से कोई भी कंटेनर शिप जाएगी तो ऑब्वियसली अगर मान लो उनको वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी US के पास जाना है, नॉर्थ अमेरिका के पास जाना है, तो ऐसे ही जाएंगे ना। अब पर ये तो सूख रहा है। सूखने के कारण क्या हो रहा है कि लार्ज कंटेनर शिप नहीं जा पा रही हैं, तो उन्हें यहाँ से जाना होगा। लंबा रास्ता होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, एक्सपोर्ट महंगे बिकेंगे। इस रीज़न को लेके जो जो पढ़ा सब कवर किया। चलो, तो 57% जो है वहाँ का पॉपुलेशन पॉवर्टी से ग्रसित है। रिसेंट स्टडी वहाँ की एक यूनिवर्सिटी है, उन लोगों ने बताया है। ओके, चलो। वर्ल्ड बैंक ने कोलैबोरेट किया है किस स्टेट के साथ ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस को बनाने के लिए? विश्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ जलवायु लचीलेपन के लिए मिश्रित वित्त सुविधा के लिए सहयोग किया है? नाम देखो क्या है ये, मिश्रित वित्त सुविधा। क्या होता है? नाम तोड़ेंगे, मतलब वर्ड्स तोड़ेंगे। नहीं समझ में आता तो तोड़ेंगे ना, बिल्कुल तोड़ेंगे। ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी। ब्लेंडेड मतलब मिला हुआ, फाइनेंस मतलब पैसा, फैसिलिटी मतलब फैसिलिटी सुविधा। ओके, तो क्या करेंगे? वर्ल्ड बैंक और भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, नबार्ड वगैरह, उनके साथ आएंगे, पैसे मिलाएंगे, गोवा की सरकार को देंगे। किस लिए? क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए, है ना? तो किस स्टेट के साथ आई है वर्ल्ड बैंक? बताइए, किस स्टेट के साथ वर्ल्ड बैंक ने ऐसी साझेदारी की है? उत्तराखंड के साथ की है? कर सकती है, जरूरत है उत्तराखंड को, बट नहीं है। गोवा के साथ किया है। ठीक है, गोवा के साथ किया है। देखो मैंने बताया ब्लेंडेड फाइनेंशियल स्कीम क्या होता है। वर्ल्ड बैंक पूलिंग रिसोर्स विद नबार्ड, सिडबी और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ताकि जो गोवा की गवर्नमेंट है वो जितनी भी इनिशिएटिव होती है इन्वायरमेंट को लेके, क्लाइमेट को लेके, कर सके। ठीक है, और गोवा ने पार्टनरशिप किया है वर्ल्ड बैंक के साथ। काफी फैक्चुअल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। उत्तराखंड को लेके हमने क्या पढ़ा था? हिमालयन बास्केट, जो मिल्क है, टर्मरिक है, मिंट है, इसको हम प्रोसेस करके अब्रॉड भेजेंगे। कहाँ कहाँ हमने पढ़ा था? उत्तराखंड में पढ़ा था। उसके बाद राजस्थान को लेके हमने क्या क्या पढ़ा? बरसिंह सागर सोलर थर्मल पावर प्लांट। और क्या पढ़ा था? बाउंस प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे उस स्कीम के अंडर में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे, है ना? पढ़ाई में, मतलब पढ़ाई को भी देंगे बट स्पोर्ट्स को भी देंगे, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज को भी हम प्रमोट करेंगे। किसमें? बाउंस स्कीम में। कहाँ की है? राजस्थान की है। हिमाचल प्रदेश को भी लेके हमने पढ़ा था, मुख्यमंत्री हरित विकास योजना, जहाँ पे हम पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पैसे देंगे ताकि वो क्लाइमेट चेंज वगैरह के ऊपर रिसर्च कर सके। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। और गोवा ने क्या किया है? वर्ल्ड बैंक के साथ साझेदारी की है ब्लेंडेड फाइनेंसिंग स्कीम के तहत क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन को करने के लिए। इंडियन ओरिजिन, फर्स्ट ऐसा इंसान जो इंडियन ओरिजिन का और चेयरमैन बनने वाले हैं BBC के। बहुत ही न्यूज में रहता है BBC। अगर कोई अच्छी बात कहते हैं तो बहुत अच्छी है, अगर गवर्नमेंट के क्रिटिक बन जाते हैं तो ये तो ब्रिटिश के हैं, कुछ तो बुरा बोलेंगे ही, होते आया है। हमें क्या है? हमें अपना पढ़ना है, जो बात है सो बात है। एग्जाम पहले क्लियर करना है, बाद में करते रहेंगे।
तो हु हैज़ बीन कन्फर्म्ड एज द फर्स्ट इंडियन ऑरिजिन चेयरमैन ऑफ बीबीसी? बीबीसी के प्रथम भारतीय मूल के अध्यक्ष के रूप में किसे पुष्टि की गई है? किसे अभी पुष्टि की गई है, कंफर्म किया गया है, अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। न्यूज़पेपर में भी लिखा होता कंफर्म किया गया है। चलो, नीमा शारिखानी, वर्ल्ड फोटोग्राफर डे में उनको पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला था, वो पोलर बियर सोया हुआ था उसके लिए। हो सकता है ब्रिटिश ओरिजिन के भी हैं। और नीमा शारिखानी नाम से मत जाना कि कोई लड़की होगी, नहीं नहीं, ये लड़के हैं। तो हो सकता है कि अच्छा फोटो खींच लिया, इसीलिए ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने उन्हें वहाँ का चेयरमैन बना दिया। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट नहीं हुआ है, ये नहीं है। इन्हें पीपल चॉइस अवार्ड मिला है पोलर बियर वाले फोटो के लिए, नीमा शारिखानी। चलो, प्रोबाबो सुबिंतो, नाम से ही लग रहा है कि ब्रिटिश ओरिजिन के नहीं होंगे। नहीं 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 यार, इंडियन ओरिजिन के नहीं होंगे। इंडियन ओरिजिन नाम तो ऐसा होता है ना, राहुल, राजा, ये क्या है, प्रभावो सुबिंतो, नहीं ये नहीं है। बट लिखा है तो कुछ सोच समझ के लिखा होगा, ऐसे तो मैंने नहीं लिखा है। बिल्कुल पीएम बने, कहाँ के, इंडोनेशिया के बने हैं। एलिगेशन है ह्यूमन राइट वायलेशन का, डिक्टेटरशिप के टाइम पे 1998 तक इंडोनेशिया में डिक्टेटरशिप था। उस टाइम में इनके ऊपर एलिगेशन लगता था कि ये ह्यूमन राइट का वायलेशन करते हैं, बट इन्होंने अपनी छवि सुधारी ड्यू टू द हेल्प बाय द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टिकटॉक। वहाँ की जो आज की जनरेशन है इनको बहुत पसंद करती है। तो अगर ये अच्छा काम करेंगे तो हम कहेंगे, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हम एग्जाम्पल में देंगे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एआई में लिखेंगे कि प्रोबेबो सुबिंतो जी, इनके ऊपर एलिगेशन था कि ह्यूमन राइट वायलेशन करते हैं, बट इन्होंने एआई की हेल्प से अपनी छवि सुधारी और देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं ये। बट अगर ये जैसे थे वैसे ही रहते हैं तो हम नेगेटिव इम्प्लीकेशन ऑफ एआई में देंगे कि लोगों को बुद्धू बना दिया इन्होंने। किसने? प्रोबेबो सुबिंतो ने। क्या है ये? एआई नहीं है, पीएम है इंडोनेशिया के। चलो, ओलेग कोरिनेन को, ये तो ब्रिटिश के हैं। क्या है ये? क्यों है यहाँ ये? क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम कहाँ बिताया है? स्पेस में बिताया। अभी भी स्पेस में है, 2.5 साल तक स्पेस में ही है, 2.5 साल से स्पेस में ही है, अभी भी वहीं पे है। लॉन्गेस्ट मैन टू लिव इन द स्पेस कौन? ओलेग कोरिनेन को। तो क्या बचा? समीर शाह। डॉक्टर समीर शाह जो है इंडियन ओरिजिन के पहले ऐसे इंसान हैं जो बीबीसी के चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। नहीं, अपॉइंट नहीं किए गए, हाँ अपॉइंट किए गए हैं। चलो ठीक है। तो इंडियन ओरिजिन के अब समीर शाह, नाम याद रखना है, काफी फैक्चुअल है, बस नाम याद रखना है समीर शाह, और कुछ नहीं याद रखना है। ये है समीर शाह, रहते रहते ब्रिटिशर्स जैसे ही दिख रहे हैं, बस इंडियन ओरिजिन के है लेकिन, ठीक है। एफडीआई क्या होता है? एफडीआई जानते हो? एफडीआई होता है एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक होता है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ऑनरशिप मिल जाती है ना, इसमें ऑनरशिप नहीं मिलती है। ये हमारे लिए अच्छा होता है क्योंकि फॉरेनर्स आ रहे हैं हमारे कंट्री में, निवेश कर रहे हैं। बट एफपीआई को हम प्रमोट नहीं करेंगे क्योंकि एफपीआई को हम क्या कहते हैं? हॉट मनी। ये सिर्फ शेयर वगैरह खरीदेंगे, जैसे दिखेगा घाटा हो रहा है पैसा निकाल लेंगे। तो एफडीआई पे दिया है अप्रूवल गवर्नमेंट ने। स्पेस सेक्टर में कितना अप्रूवल दिया है? ये आपका क्वेश्चन है, आप आंसर बताइए। 77%? नहीं यार, 77% तो नहीं दिया है, बट मैंने यहाँ पे ऑप्शन में लिखा है। क्यों? क्योंकि WHO का कहना है कि 2050 तक 77% लोगों को कैंसर होने की संभावना है। 77% तक के लोगों को 2050 तक किसने कहा? WHO ने कहा। तो 74%? नहीं, 74% नहीं, 100%। मतलब 100% छूट है। आप आइए, निवेश कीजिए। कहाँ? एफडीआई में। कहाँ के? स्पेस सेक्टर के। बट क्या मतलब वो आएंगे और पूरा का पूरा स्पेस इसरो ही खरीद लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। 74% जो है ऑटोमेटिक रूट है। मतलब ऑटोमेटिक रूट मतलब गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं लेनी पड़ेगी। मतलब कि अगर आप सैटेलाइट या फिर उनका कोई भी ग्राउंड डाटा प्रोडक्ट वाला काम कर रहे हैं, सैटेलाइट से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप 74% तक काम बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल से कर सकते हैं। पर जहां आप 75% गए, आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। किस सेक्शन में? सैटेलाइट वाले में। चलो ठीक है। उसके बाद फिर 49%, तो लॉन्च व्हीकल्स वगैरह को लेके जितने भी काम वगैरह हैं उसमें आप 49% तक कर सकते हैं। उससे बियॉन्ड जाएंगे तो अप्रूवल लेना पड़ेगा। चलो ठीक है। 100% ऑटोमेटिक रूल मतलब आराम से आके 100% काम कर सकते हैं बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल में। बट जो कंपोनेंट्स वगैरह की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है सिर्फ उसी सेक्टर्स में, सब सिस्टम फॉर सैटेलाइट सिर्फ उसी सिस्टम में। तो ये था एफडीआई को लेके, स्पेस सेक्टर वाला। ऐसा नहीं है कि अगर न्यूज़पेपर में हेडलाइन दे दिया कि 100% अप्रूवल मिल गया, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर सकती है।
गवर्नमेंट भी देख रही है, जो क्रूशियल एरिया है, जो क्रिटिकल एरिया है, वहाँ पे 100% नहीं देगी, वहाँ पे 49% दिया है, धीरे धीरे लिबरलाइज किया है। क्यों किया है ऐसे? ऑब्वियसली अगर बाहर से निवेश आएगा, कहीं ना कहीं हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को और अपने में अब्जॉर्ब करेंगे, ग्लोबल में हमारा एक फुटप्रिंट बनेगा, है ना, पैसे आएंगे, इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। किसके तहत किया गया है? इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 के तहत किया गया है। ओके, क्या है इसमें एम? इसमें एम है कि हमें अपना इंडिया का जो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में अपना शेयर है वो 2 से 10% तक इंक्रीज करना है। ठीक है, तो ये था न्यूज़, बहुत था चर्चे में, आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि क्यों था चर्चे में और क्या था ये। चलो लास्ट क्वेश्चन, J05294353 क्या है? टेलीफोन नंबर है? नहीं नहीं, टेलीफोन नंबर नहीं है, बट न्यूज़ में था, तो बताइए क्या है? J05294353 हाल ही में समाचारों में देखा गया है, ये क्या है? हथियार है क्या? नहीं यार, हथियार नहीं है, हथियार तो दंडपंट है। क्यों है दंडपंट हथियार? ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का विपन था, जिसको महाराष्ट्र ने क्या डिक्लेयर किया है? स्टेट विपन किया है। क्या है ये? विपन है। चलो ठीक है। ड्रग है क्या ये? हो सकता है, नाम से भी लग रहा है कुछ ड्रग वगैरह। नहीं, ये ड्रग नहीं है, पर हमने पढ़ा था जार्डियंस के बारे में, जो एक सीकेडी का ड्रग है, क्रोनिक किडनी डिजीज का, जिसको अभी हाल ही में अप्रूवल मिला है, तो चलो ड्रग भी नहीं है। तो क्या ये डाई है? कल ही पढ़ा था हमने, किसके बारे में? रोडामाइन बी के बारे में। तमिलनाडु और पुडुचेरी की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है क्या रोडामाइन? नहीं यार, रोडामाइन नहीं। कॉटन कैंडी, क्योंकि उसमें जो कलर वगैरह आता है उसमें रोडामाइन बी प्रेजेंट होता है, और अगर आप बार बार उसको खाते रहोगे तो वो कार्सिनोजेनिक होता है, आपकी बॉडी पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो घर के बच्चों को मना करना गुड़िया का बाल या फिर कॉटन कैंडी खाने से। तो क्या बचा? क्वासार। तो ये क्या है? J05294353 एक क्वासार है। क्वासार क्या होता है? ब्लैक होल का नाम सुना है? बिल्कुल सुना होगा। तो हमारी जो गैलेक्सी होती है, हर गैलेक्सी में बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, उसी में ये क्वासार प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यही डिटेक्ट किया गया है। डिटेक्ट तो पहले से था, मतलब अभी तक का सबसे ब्राइटेस्ट, सबसे ज्यादा चमकने वाला क्वासार को डिटेक्ट किया गया है। ब्राइटेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग क्वासार जो डिस्कवर हुआ है। क्या होता है क्वासार? ब्लैक होल के बीच में होता है। ब्लैक होल क्या करता है? चीजों को ऑब्जॉर्व करता है। ठीक है, जैसे मान लो ये ब्लैक होल है, ये चीजों को ऑब्जर्व करता है, यहीं पे क्वासार है। तो जब ऑब्जॉर्व करता है तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार सारा सामान चला जाता है, नहीं, सारे एक लाइन में होके जाते हैं। ये जो लाइन बनता है, एक क्यूब बनता है, उसको हम कहते हैं एक्रीशन डिस्क। ठीक है, और ये जो एक्रीशन डिस्क होता है ना, जब ऐसा है, फोर्स लगता रहता है एक दूसरे के ऊपर, फोर्स लगेगा तो क्या होता है? कोलिजन होता है, हीट जनरेट होता है, हीट जनरेशन से और ब्राइट दिखता है। तो अभी तक का सबसे ब्राइटेस्ट क्वासार, जिसका नाम साइंटिस्ट ने रखा 075294353, वो डिस्कवर किया गया है। ठीक है, तो ये था 17 बिलियन टाइम्स मास ऑफ सन। सोचो कितना बड़ा होगा क्या क्वासार। क्या नाम दी मिला? तो ये था आज का सेशन। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वायरी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए।